कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। पिछले एपिसोड परिशिष्ट 8 में बताया गया था, उसका शेष भाग जो बचा है उसके संबंध में आज आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। तो साथियों, शासक जातियों ने ये जानने की परवाह नहीं करती हैं कि उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाकर अपना वर्चस्व स्थापित किया है, अपनी सरकार बनाई है। उन्हें अपने मन को टटोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कुछ तो इसलिए कि वो सोचते हैं कि इससे कोई गरज नहीं है, इसमें कोई गरज नहीं है कि उन्होंने सत्ता कैसे हथियाई। बस इतना ही काफ़ी है कि वो मेहनतकश जातियों को अपने पांव तले दबाकर रखने की स्थिति में हैं। इनका सोच कितना अमानुषिक है, कितना गंदा है, ये सोचने की बात है। मान लीजिए शासक जातियाँ यह जानना जरूरी ना समझें कि वो कैसे तीर मारखा बन बैठी, तो उन्हें कैसे असलियत का पता चलेगा। वो कैसे सरकार बना ली, कैसे वो तीर मारखा बन बैठे, इसका उनको पता होना चाहिए। नहीं पता चलेगा तो वो कैसे असलियत को जानेंगे, और साथित वर्ग कैसे जानेगा उस पर कितने अत्याचार हुए हैं। आगे बताते हैं बाबा साहब, ये जानकर आश्चर्य होगा कि शासक जातियों ने ये अधिकार इसी आरक्षण के बलबूते पर बटोरे हैं जिसको आज वो सांप्रदायिकता के नाम पर उछाल कर विरोध कर रहे हैं। बहुतों के लिए इस कथन का पचा पाना मुश्किल होगा। जिन्हें इसमें कोई संदेह हो, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो मनुस्मृति के पन्ने पलट कर देख ले जो हिंदुओं की बाइबिल है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो अधिकार संपन्न हुए हैं, शासक बने हैं, ये कैसे शासक बने हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ आरक्षण अपना कायम कर रखा है और आज भी उनका उस पर प्रभुत्व कायम है। आगे कहते हैं बाबा साहब, आगे लिखते हैं बाबा साहब, उसमें उन्हें जो देखने को मिलेगा उनमें उनका दिल बैठ जाएगा जब वो पाएंगे कि मठाधीश जातियों के सरगना ब्राह्मणों ने राजसत्ता बौद्धिकता के बल पर अर्जित नहीं की है, बल्कि बौद्धिकता किसी के बाप की बपौती नहीं है। बाबा साहब बहुत कड़े शब्दों में लिख रहे हैं, बौद्धिकता के बल पर उन्होंने ये योग्यता अर्जित नहीं की है, और बौद्धिकता किसी बाप की बपौती नहीं है। ये कोई भी बौद्धिकता हासिल कर सकता है, बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, बल्कि ये मात्र सांप्रदायिकता के नाम पर वो इस स्थिति में आए हैं। मनुस्मृति के विधान के अनुसार पुरोहित के पद सम्राट के गुरुकुल और प्रमुख सलाहकार न्याय कर्म और दंडाधीश के पद और सम्राट के मंत्रियों के पद ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। यहाँ तक कि सेना के सेनापति का पद के लिए उनकी संस्तुति की गई कि वही योग्य और सुपात्र हैं, हालांकि उसे आरक्षित नहीं किया गया। सभी महत्वपूर्ण पद ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। सारे मंत्री तो ब्राह्मण ही होते थे। इसकी यही इतिश्री नहीं है, ब्राह्मण अपने वर्ग के लिए लाभ और सत्ता के पद आरक्षित करके ही संतुष्ट नहीं थे। वो जानते थे कि केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। गैर ब्राह्मण जातियों से ब्राह्मण के समान योग्यता वाले लोगों द्वारा मुख्य पदों को प्राप्त किए जाने और ब्राह्मणों के आरक्षणों को उखाड़ फेंक देने वाले लोगों के आंदोलन की संभावनाओं को असंभव बनाना भी ब्राह्मणों का आवश्यक था। संभावना उखाड़ फेंक नहीं रहे हैं, लेकिन संभावना भी अगर ऐसी है फेंक दें तो इसको पहले से वो इस तरह कुचल देना चाहते थे, इस तरह आंदोलन ना खड़ा हो सके। ये ब्राह्मणों की सोच जाहिर कर रहे हैं बाबा साहब। आगे बताते हैं, ब्राह्मणों ने समस्त शासकीय पदों को अपने लिए आरक्षित करने के साथ साथ
शिक्षा पर एकाधिकार जमाए रखने के लिए विधान बनाया। जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, ब्राह्मणों ने विधान बनाकर हिंदू समाज के निम्नतम वर्ग के लिए पढ़ाई लिखाई अपराध घोषित कर दिया, जिसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड ही नहीं बल्कि अमानुषिक दंड, जैसे अपराधी की जीभ कटवा लेना और उसके कान में पिघला हुआ शीशा डलवा देने का भी व्यवस्था कर दी, जिससे न लोग पढ़ पाएंगे और न सुन पाएंगे। ये व्यवस्था कर दी, जब वो पढ़ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो इस शासक वर्ग की जातियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे। ऐसी व्यवस्था इन ब्राह्मणों ने कर दी। बाबा साहब आगे कहते हैं, ये सच है कि वे आरक्षण अंग्रेजी राज्य में लागू नहीं है, परंतु ये स्वीकार करना होगा कि वैसे तो मन के विधान में नियत आरक्षण समाप्त हो गए हैं, परंतु कई शताब्दियों से उनके जो लाभ उन्हें मिलते रहे हैं, उनसे वो अब तक फल फूल रहे हैं और मेहनतकश जातियां इन आरक्षणों की मांग करती हैं। तो वो कोई नई बात या अजूबा नहीं है। आरक्षण की मांग उन शासक जातियों और संप्रदायवादियों की जातियों की सुरक्षा की मांग है, जो मेहनतकश जातियों पर हर क्षेत्र में प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। इस मांग के साथ शासक जातियों पर कोई ऐसी घृणित शर्तें नहीं लगाई गई, जैसा कि ब्राह्मणों ने अपनी अभिव्यक्ति और अपने वर्चस्व की रक्षा के लिए शूद्रों पर लगाई थी, जैसे कि सत्ताहीन जातियों के लिए शिक्षा और संपत्ति प्राप्त करना अपराध था। बाबा साहब कहते हैं कि इन्होंने हम जो निम्न वर्ग के लोग जो आरक्षण की मांग करते हैं, ये उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, जैसा प्रतिबंध ब्राह्मणों ने शूद्रों पर लगा दिया था, उनकी शिक्षा पर लगा दिया था, उन्हें संपत्ति रखने पर वंचित कर दिया था, सार्वजनिक स्थानों पर का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाबा साहब अब आगे बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है साथियों, इसको पूरा देखिए, सुनिए, समझिए कि ये सत्ता कैसे इन्होंने हासिल की और दूसरे को सत्ता हासिल करने में, भागीदारी बनाने में ये क्या क्या अड़ंगे अड़चने डालते हैं। बाबा साहब सारी चीज़ों का उजागर कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, कार्य क्षमता के तर्क को जन कल्याण की दृष्टि से भी देखना होगा। आयरलैंड की संसद के निचले सदन में कैंपबेल बैनरमैन ने कहा था कि अपनी सरकार किसी पराई सरकार से बेहतर होती है। भारत के लिए ये बयान इतना लोकप्रिय हुआ कि ये एक नारे से भी आगे बढ़ गया। यह ब्रह्मवाक्य बन गया। देखने में ये कथन बेहुदा है। कैंपबेल बैनरमैन अच्छी सरकार की स्वराज की तुलना नहीं कर रहे थे, वो सक्षम सरकार और स्व सरकार के भेद को बता रहे थे, बल्कि दृढ़ संकल्प सरकार से तुलना कर रहे थे। उन्होंने अपने विपक्षी लॉर्ड सेलिसबरी के ही मुहावरे का इस्तेमाल किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्व सरकार अच्छी सरकार होनी चाहिए, वरना उनका ना होना भला। प्रश्न यह है कि अच्छी सरकार कैसी हो। कुछ लोगों को ये धारणा हो सकती है कि स्वराज प्रभुसत्ता संपन्न सरकार हो सकती है और वो अच्छी सरकार ही होगी। यह एक सबसे बड़ी भ्रांति है जो अधिकांश पराधीन देशों में विद्यमान है। उन्होंने ऐसी भ्रांति पाल रखी है। जो प्रोफेसर डाइसी को पढ़े तो अच्छा होगा। उन्होंने इस विषय में कहा है, कोई भी प्रभुता संपन्न शासक विशेष रूप से संसद या सत्ता का प्रयोग दो सीमाओं से बंधा है, एक बाह्य और दूसरी आंतरिक। ऐसे शासक की बाह्य सीमाओं के कारण ये संभावना होती है कि निश्चित होता है कि उनकी प्रजा और अथवा उनमें से बहुत सारे लोग
उनके आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं या प्रतिरोध कर सकते हैं। वो बाह्य सीमाएं निरंकुश शासकों की भी होती हैं। 18वीं सदी के मध्य में चाहे रोमन सम्राट रहे हों अथवा फ्रांसीसी कानून की शक्ल में बहुत सख्त शासक थे, जैसा कि आजकल रूस के जार सम्राट। प्रभुत्व सत्ता संपन्न शासकों में कानून और कानून बनाने के सारे अधिकार निहित थे। उनका बनाया हुआ प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से मानना पड़ता था और उनके राज्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती थी जो ऐसे कानूनों को रद्द कर सके। परंतु ये समझना भूल होगी कि ये सदा स्वेच्छा से कानून बनाते थे, चाहे वो कितने ही जितना स्वेच्छाचारी शासक क्यों न हो। शासक सम्राट चाहे जितना निरंकुश हो, अपनी प्रजा तथा प्रजा के कुछ भाग द्वारा उसके आदेश इसी बात पर निर्भर थे कि उन्हें मानने के लिए प्रजा कहाँ तक तैयार है, और वो भी सीमाओं में होती थी। यह बात इतिहास के बदनाम घटनाओं में मौजूद है। प्राचीन काल के सीजर्स में से किसी ने भी रोमन साम्राज्य की पूजा करने के मूल संस्थानों को नष्ट नहीं किया। सुल्तान इस्लाम को नहीं समाप्त कर सका। लुई 14वें ने भी सर्वशक्ति संपन्न था, नंते के आदेश का खंडन नहीं किया, परंतु उसे जान पड़ा कि प्रोटेस्टेंट की महत्ता को समाप्त करना असंभव है और इसी कारण से जेम्स द्वितीय रोमन कैथोलिक धर्म की स्थापना करने से रुक गया। निरंकुश शासक के उत्तराधिकारी को समाप्त कर सकती है, परंतु जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आजकल की दुनिया में ब्रिटिश संसद में कुछ नहीं करेगी। ब्रिटिश संसद इसमें से कुछ नहीं करेगी। इन सभी विषयों पर जनता के प्रतिरोध की संभावना को देखते हुए कानून बनाना यद्यपि वैध था, तब भी संसद की शक्ति से परे है। सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग भी आंतरिक सीमाएं होती हैं। यहाँ तक कि निरंकुश शासक भी अपने चरित्र और गुणों के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, परंतु वो भी अपनी परिस्थितियों में सीमित होता है जिससे वो घिरा हुआ है। सुल्तान चाहते हुए भी मुस्लिम जगत के धर्म इस्लाम को समाप्त नहीं कर सकता, परंतु यदि सुल्तान ऐसा करता भी तो उसके लिए आंतरिक सीमाओं के साथ साथ बाह्य सीमाएं भी सुदृढ़ थी। कभी कभी यह निरर्थक प्रश्न कर बैठते हैं कि पोप कोई सुधार लागू नहीं करता। इसका यही उत्तर है कि पोप क्रांतिकारी मनुष्य नहीं हो सकता और वह जो पोप हो जाता है उसकी इच्छा क्रांतिकारी बनने की नहीं होती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेहनत कश जातियां इसी से संतुष्ट हो सकती हैं कि उनका देश स्वतंत्र हो गया है और उनकी सत्ता है। उसके लिए आवश्यक है कि कुछ कदम और बढ़ाए जाएं और ये देखा जाए कि देश की संचालन कौन करने जा रहा है। डाइसी ने कुछ कहा, उसकी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। शासक वर्ग क्या कर सकता है, उसमें इतना और जोर दिया जाए कि अच्छी सरकार के लिए योग्यता और क्षमता की काफ़ी नहीं है, योग्यता और क्षमता ही काफ़ी नहीं है। आवश्यकता ऐसे वर्ग की है जिसमें कल्याण भावना या डाइसी के शब्दों में आंतरिक मर्यादाओं से जो स्वार्थी वर्ग लगाते हैं, मुक्त कार्यक्षमता सिद्धांत के वर्ग विशेष का स्वार्थ भी समाया होता है, तो उससे अच्छी सरकार स्थापित होने के बजाय वह मेहनत कश वर्ग के दमन का
साधन बन जाता है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि राज्य के माध्यमों का चयन करते समय माध्यमों में वर्ग भेद के विचारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अच्छी सरकार के लिए नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्य से इसे महत्व नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनके द्वारा जो खुद को लोकतंत्र का हिमायती कहते हैं, सबसे पहले इसका महत्व कार्ल मार्क्स ने समझा और उन्होंने पेरिस कम्यून के प्रशासन में इसे परखा। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आज सोवियत रूस की सरकार की बुनियाद वही है। भारत में मेहनतकश वर्ग के आरक्षण की मांग उसी सोच पर आधारित है जिसका संकेत डाइसी ने दिया। मार्क्स ने जिसकी वकालत की और रूस ने जिसे अपनाया। मेहनत का कश जातियों के संरक्षण करने के बारे में केवल उस वर्ग से संबंधित लोगों पर ही भरोसा रखा जा सकता है। यह सोच इतनी महत्वपूर्ण है कि कार्य क्षमता के सिद्धांत उस पर हावी नहीं हो सकता। यदि भारत की शासक जातियां कार्य क्षमता का राग अलापती हैं तो उसका कारण उनका ये इरादा काम करता है कि सरकार के तंत्र पर एकाधिकार जमा लिया जाए। सरकार के तंत्र पर एकाधिकार जमा लिया जाए, इसलिए इससे शासक जातियां ही लाभ पाएंगी। गैर शासक जातियां पर वो शासन कैसे करेंगे, इसको बल मिलता है। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।